हे गाइज, वेलकम टू जेन्युइन स्टडी। माई सेल्फ घनश्याम आप लोग का फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये 67 बीपीएससी पीटी के लिए मैंने स्पेशली प्रैक्टिस सेट बनाया है। ये प्रैक्टिस सेट न ही 67 बीपीएससी पीटी के लिए काम में आएगा, बल्कि वे फ्रेंड जो 68 बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद काम आएगा। दोस्तों, इसमें जितने क्वेश्चंस है सब स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके हमेशा काम में आता है। ठीक है, जो लोग CDPO 2023 पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम जो है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगस्त लास्ट वीक में होने वाला है। ठीक है, तो अभी से देखा जाए तो लगभग 2 माह और समय है। तो जो फ्रेंड जिनका इसके पहले पेपर सही नहीं हुआ था, प्लीज़ वो मेहनत करते रहें। ठीक है, 2 माह में बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ 68वीं बीपीएससी पीटी की जहाँ तक बात की जाए दोस्तों, तो 67वीं तो ऑलरेडी लेट हो चुका है कि एग्ज़ाम निरस्त हो गया। ठीक है, तो ये तो 67वीं अभी खुद होने वाला है अगस्त लास्ट में। तो 68वीं की बात करें तो यही दिसंबर या जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च तक या अप्रैल तक होगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी समय है। तो 68वीं वाले जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वे पेशेंस के साथ तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1 बाई 1 देखते हैं, और जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और आंसर भी बताऊँगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, टोटल नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों पहला सवाल है, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वो कौन थे, बताइए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, ए नंबर आंसर है अगस्त्य। ठीक है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने वाले मनीषी ऋषि जो थे अगस्त्य या अगस्त्यार्थ। ठीक है, उन्होंने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों अमुक्त माल्याद है, डी नंबर आंसर होगा अमुक्त माल्याद। ठीक है, तो दोस्तों कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। ठीक है, ये याद आप लोग रखिएगा। और कृष्णदेव राय ने, ये जरूर याद रखिएगा, अमुक्त माल्याद जो है ये किस भाषा में लिखे थे, ये पूछता रहता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की थी। ठीक है, तो ये एक बार इसके पहले बीपीएससी में पूछ चुका था कि जामवंती कल्याणम जो कि कृष्णदेव राय ने लिखा था किस भाषा में लिखा था, तेलुगु में या संस्कृत में। तो जामवंती कल्याणम की रचना जो है संस्कृत में कृष्णदेव राय ने किया था। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। ठीक है, बाबर के। और भी मैं बता दे रहा हूँ, एक और पूछता है इससे संबंधित, तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था वो किसके दरबार में थे, बताइए। वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में थे। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो थे कृष्णदेव राय के ही दरबार में थे। ठीक है, और ये जामवंती कल्याणम आप लोग याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने लिखा था संस्कृत में। ठीक है, अगला देखते हैं 28 नंबर, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिला था, बताइए। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला था, तो इसका होगा सी नंबर, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों 2 आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें मैच करना है, किसका किससे मैचिंग होगा, बताइए, मिलान सुमेलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां, तो इनका क्या था, ये किससे मैच होगा, तो सीमांत गांधी
अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? 1 का 2, बी का 3। ठीक है, तो ये होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? बताइए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉट यूनिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। बताइए। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, समभूकंप रेखाएं, समभूकंप रेखाएं, आइसोसीस्मल लाइंस। ठीक है, 32 नंबर देखिए, ज्योग्राफी का सवाल है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठीक है, बताइए। तो इसमें जो दोस्तों कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी कि 3 महासागरीय ऐसी धारा हैं जो ठंडी है। तो केनारी ठंडी है, ओयासियो ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है। ठीक है, तीनों ठंडी महासागरीय धारा है। लेकिन क्यूरोसियो गर्म करो, क्यूरोसियो ये जो है गर्म महासागरीय धारा है। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल। बताइए। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 33 का बताइए। दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल से पृथक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 10 डिग्री तो दिया नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये 10 डिग्री, यस 10 डिग्री तो दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ये 10 हिंदी में लिखा है तो मैंने पढ़ नहीं पाया। ठीक है, 34 नंबर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों? बताइए क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। बताइए प्रतिकूल स्थान को। 35, इसका आंसर बी होगा, ट्राम्बे होगा। ठीक है, ट्राम्बे क्यों होगा? तो तारापुर कल्पकम एवं नरौरा में परमाणु विद्युत स्टेशन है, जबकि ट्राम्बे में परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ट्राम्बे में परमाणु अनुसंधान केंद्र है, लेकिन तारापुर कल्पक्कम एवं नरौरा में परमाणु विद्युत स्टेशन है। ठीक है, तो ये बी नंबर। ये मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, आंसर इसका क्या होगा? 36 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, रक्षक मेखलाएं बनाकर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, VVI है ये, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मरुस्थलीकरण जो है रोका जाता है किसके माध्यम से? मेखलाएं बनाकर। ठीक है, 37 देखते हैं। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी। ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रिटेन होगा। ठीक है, इसका आंसर ब्रिटेन होगा। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शासन पद्धति तथा लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति
मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व या सामूहिक जिम्मेदारी जो है ब्रिटेन के शासन प्रणाली से लिया गया है। 38 नंबर देखिए, आर्थिक लगान से क्या आशय है बताइए। आर्थिक लगान से क्या समझते हैं बताइए। तो 38 का डी होगा, भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान। भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान आर्थिक लगान है, ठीक है। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राप्य बताइए, 39 का क्या होगा। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राप्य क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो है, अवमूल्यन से आंतरिक दाम जो है प्राय वैसा ही रहता है, ठीक है। क्यों वैसा रहता है बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कैसे क्यों होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अवमूल्यन से केवल विदेशी दर प्रभावित होती है, न कि मुद्रा की आंतरिक विनिमय दर, ठीक है। तो क्या होता है, अवमूल्यन से आंतरिक मूल्यों की कीमत जो है प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। इससे क्या होता है मैं बता रहा हूँ, देखिए अवमूल्यन से अक्सर जो है निर्यात को बढ़ावा मिलता है, एक्सपोर्ट जो है डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। कोई भी देश अवमूल्यन का सहारा अपने व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए लेता है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में जैसे क्या है, श्रीलंका है, वो क्या कर सकता है, डिवैल्यूएशन कर सकता है, ठीक है। अवमूल्यन का सहारा लेकर अपना उसका जो व्यापार घाटा है उसको संतुलित कर सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे क्या होता है, साधारणतः अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात सस्ता तथा आयात महंगे हो जाता है, ठीक है। निर्यात जैसे पैसे का डिवैल्यूएशन अवमूल्यन हो जाएगा तो क्या होगा, निर्यात सस्ता, यानी कि आएगा कम दाम में, लेकिन निर्यात सस्ता मतलब एक्सपोर्ट करेगा सस्ते में, लेकिन आयात जो है महंगा हो जाएगा। ये रखिएगा, याद रखिएगा, आयात जो है महंगा हो जाएगा और निर्यात जो है सस्ता, निर्यात सस्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है बताइए। न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना किसका देता है, तो जड़त्व की देता है, ठीक है। और न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो न्यूटन का पहला नियम जो है, यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिमान है, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिमान है तो वह उसी स्थिति में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। 41 नंबर देखिए क्वेश्चंस। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं बताइए। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका खोज कौन किया है, ये भी बीपीएससी बार बार पूछती रहती है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन ने, थॉमसन भी केवल आ जाता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की रदरफोर्ड, ठीक है। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, क्या होगा बताइए। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, 42 का आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, युग्मनज में। इसमें थोड़ा ये सवाल कन्फ्यूजिंग है दोस्तों, मैं इसको चेक कर लूँगा। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते युग्मनज, चलिए इसको छोड़िए। 43 नंबर देखिए, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति का। सेलुलोज जो है किसका मुख्य घटक है, तो कोशिका भित्ति का। किसी कशेरुकी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं, ठीक है।
किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? इसका आंसर होगा मत्स्य। ठीक है, मत्स्य में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो विटामिन B12 की जो घटक है क्या है? कोबाल्ट है। विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक रासायनिक नाम क्या है इसका? साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं। इसकी कमी से रक्त अल्पता और तंत्रिका तंत्र प्रभावी हो जाता है। ठीक है, 46 देखिए, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन कहते हैं। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? बताइए, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसका क्या होगा? चीन होगा। कमेंट कीजिए, डेफिनेटली चीन होगा। चीन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। और इसमें मिसलेनियस जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आसियान में भी कितने सदस्य हैं? फिलहाल 10 सदस्य है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे आसियान का? इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता में, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है। और 10 सदस्य कौन कौन से हैं इसके? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर, ब्रुनोई एवं लाओस। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ। इस 10 देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई एवं लाओस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दी जाती है? बताइए, ये पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आरंभ जो है अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने 1917 में किया था। 49 देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, इसका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। काफ़ी आसान है। ठीक है, और एड्स किसके वजह से होता है? तो एड्स वायरस के वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए, फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक बिमल जलान है। ठीक है, बिमल जलान जो कि RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा टेस्ट सीरीज, और नेक्स्ट पार्ट 2 कल आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की कमी होगी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो